नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले बात कोरोना के कहर की। सिरसा में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 42 नए मामले आज रिपोर्ट हुए। इलाहाबाद के वार्ड नंबर 16 में मिले 12 नए पेशेंट्स। सभी मरीजों के संपर्क में आने से हुए पॉजिटिव। डबवाली में 8 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। सी ब्लॉक में 7 नए केस मिले। रानिया गेट से 4 मामले, कालांवाली से 2 नए मामले। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो 547 जा पहुंची है। हालांकि लोग जो है वो स्वस्थ भी हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब एक्टिव केस जो है वो 238 है। 132 होम आइसोलेशन में है, 106 अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक कोरोना के 303 मरीज ऐसे जो कि ठीक हुए हैं। जिले में कोरोना के 6 मरीजों ने जान भी गंवा दी है। तो बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ते हुए, हालांकि अभी तक जिस तरीके से 547 मामले रिपोर्ट हुए हैं उनमें बहुत लोग हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस इस वक्त 238 है, लेकिन नए मामले जो सामने आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक, बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब। 42 नए मामले आज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अमर मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमर, 42 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ताज़ा स्थिति क्या कुछ सिरसा में? बिल्कुल प्रिया, अगर देखें सिरसा की बात तो लगातार जो कोरोना का स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। अब अगर नए जो 42 मरीज आए उनके आने के बाद अगर कुल संक्रमित संख्या की बात करें तो 547 तक पहुंच चुके हैं। यानी लगातार पिछले अगर हम बात करें 3 सप्ताह से लगातार कोरोना केसेस सिरसा में सामने आ रहे हैं और कहीं न कहीं ये लोगों की लापरवाही इस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अगर हम कुल एक्टिव केस की बात करें तो अभी भी सिरसा के अंदर जो एक्टिव केस है वो 238 है। यानी जो नई व्यवस्था है उनकी तरफ जो सभी एक्टिव केसेज है उनको हॉस्पिटल दाखिल करने के बजाय कुछ को होम क्वारंटाइन किया जाता है, कुछ को अस्पताल में दाखिल किया जाता है। ऐसे में 238 केसों में से 132 को होम आइसोलेशन रखा गया और 106 को अस्पताल में दाखिल करके उनका उपचार किया जा रहा है। यानी लगातार जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और खास करके जो अब आज जो मामले हैं उसमें मैं बात करूँ तो इलाहाबाद से जैसे वार्ड नंबर 16 से एक ही साथ 12 मामले सामने हैं। इसी तरह से डबवाली 60 मामले सामने हैं। ये सभी के सभी मामले जो सामने आ रहे हैं वो पहले से जो कोरोना संक्रमित है, जो कोरोना का मरीज है उसके संपर्क में अनुसार है। यानी कहीं न कहीं लोग जो है जब कोरोना मरीज सामने आता है तो उसके साथ जो संपर्क करने के लिए बार बार मना किया जाता है। यानी कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है, सावधानी नहीं बरती जा रही है, उसका ये परिणाम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ते हुए इन सब के बीच हर स्तर से यही अपील कि आप सावधानी बरतें, तभी जाकर कोरोना की चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए पंचकुला की बात कर लेते हैं, जहां पर कोरोना बम फूटा है। आईटीबीपी के 11 जवानों समेत 38 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 37 केस पंचकुला में आए, 1 केस पंजाब का है। सभी मरीजों को क्वारंटीन किया जा रहा है। सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जांचने में वहां पर जो प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, वो जुटा हुआ है। शहरी इलाके से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, ग्रामीण इलाकों से कम मरीज सामने आए हैं। तो ये एक राहत की बात, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में ज़्यादातर बहुत मुश्किलें वहाँ पर पेश आती है प्रशासन के सामने। लेकिन इन सब के बीच मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ते हुए वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, और इसके मद्देनजर तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। आईटीबीपी के 11 जवानों समेत 38 लोगों में आज संक्रमण की पुष्टि हुई है। 37 केस पंचकुला से रिपोर्ट हुए हैं, 1 पंजाब का केस है। सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जांचने में प्रशासन जुटा हुआ है कि लोग कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आए और किस वजह से, क्या कुछ सोच रहा, किस चेन का ये हिस्सा बने। इसको लेकर भी वहाँ पर स्वास्थ्य महकमा जो है वो मुस्तैद नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि इन तमाम लोगों को अलग किया जाए, साथ ही साथ जिन पर भी अब कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो बन रहा है उनको अलग किया जाए। मृणाल मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अब मृणाल, लगातार जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। 38 नए मामले सामने आए हैं पंचकुला से। जी बिल्कुल, यदि पंचकुला की बात की जाए तो 38 मामले आज सामने आए, जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह कि 11 जवान आईटीबीपी के हैं। जिनका कि बेस कैंप है पंचकुला के अंदर। और जैसा कि पहले भी हम लगातार बताते रहे हैं कि रोज के 1 दर्जन से ज्यादा केसेस आईटीबीपी से आ रहे हैं। तो स्थिति चिंताजनक है। ये वो आईटीबीपी के लोग हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर कहीं ना कहीं डिप्यूट होते हैं और यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो कोरोना फैलता जा रहा है लगातार।
और सबसे बड़ी बात है कि जो आईटीबीपी का जो बेस कैंप है वहाँ सिविलियंस को अलाउ तक नहीं करते हैं। जब डॉक्टर्स की टीम जाती है तो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है इनको वहाँ पर। और यदि तो कहीं ना कहीं ये आईटीबीपी को भी सोचना पड़ेगा कि अगर जवानों की जिंदगी बचानी है तो डॉक्टर्स को तो कम से कम वहां पर जाने दिया जाए। तो बहुत जो है एक तरीके से लगातार विस्फोट जिसको कहते हैं विस्फोटक स्थिति हो चुकी है। ये जो 38 मामले आए हैं ये रात 11 बजे से लेकर अभी 11 बजे तक के है सुबह के, तो 12 घंटे के। इसके बाद अभी शाम तक फिर और भी जो है बैचेज आने हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक साथ जब पंचकुला था। चलिए ठीक है, तो लगातार जो हालात है वो चिंताजनक बने हुए और इसके मद्देनजर वहाँ पर प्रशासन जो है वो सावधानी बरत रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए कालांवाली की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर कोरोना के 2 नए मामले रिपोर्ट हुए। रेलवे बाजार निवासी कोरोना पॉजिटिव मिला। दोनों मरीजों को फिलहाल आइसोलेट करने की तैयारी जो है वो वहाँ पर चल रही है। प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी, संबंधित इलाकों को वहां पर पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन वहां पर लगातार हो रहा है। वो 2 लोग कितने अन्य लोगों के कांटेक्ट में आए उसको भी खंगालने का काम वहां पर स्वास्थ्य महकमा प्रशासन की टीम करती हुई। कालांवाली से एक खबर है जहां पर 2 नए मामले रिपोर्ट हुए। वहीं चरखी दादरी में अब तक 187 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 113 मरीज हालांकि स्वस्थ हो चुके हैं। 73 केस इस सब के बीच अभी एक्टिव हैं जो कि वहां पर इलाजरत है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि स्वास्थ्य विभाग ने आज 4 मरीजों को ठीक घोषित किया। अब तक 1605 लोग सर्विलांस का वक्त पूरा कर चुके हैं। 1801 लोग होम क्वारंटीन में हैं, 15 लोग आइसोलेशन में हैं, 7 लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं। जिले में अभी तक 8179 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। 7786 की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। एक राहत की बात, हालांकि 206 सैंपल्स की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, उसका इंतजार वहां पर किया जा रहा है। तो आपको ये बताएं कि ज़िले में 187 कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं पलवल जिले में पुलिस बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान काट रही है। पुलिस हर उस व्यक्ति का 500 रुपए का चालान कर रही है जो कि बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहा है। पुलिस अब तक 5,76,000 रुपए के चालान काट चुकी है। होटल थाना प्रभारी मोहम्मद इलियास ने बताया कि सरकार के आदेश पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस जगह जगह पर नाका लगाकर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के चालान काट रही है। पिछले 1 महीने में 1152 लोगों के चालान काटे गए। यहाँ तक कि जो दुकानदार बिना मास्क लगाए बैठता है उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। 2020 से चालान करने शुरू करे हैं और 5/8/2020 तक हमने लगभग 1152 चालान कर दिए। और जो लोग विदाउट मास्क के घूमते हैं, ये कोविड-19 की बीमारी जो चल रही है इसको देखते हुए सरकार ने विदाउट मास्क के चालान करने के लिए आदेश किए हुए हैं। तो हम लोगों को समझाते भी हैं कि भाई विदाउट मास्क मत घूमो, लेकिन जो नहीं मानते उनका चालान कर देते हैं। और चालान करने के बाद लोगों को हम मास्क भी देते हैं अपनी तरफ से कि ये मास्क लगा के रहो ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और इस बीच यमुनानगर से एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको इससे रूबरू करवा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी यमुनानगर से, जहां पर कोरोना का कहर जो है वो बदस्तूर जारी है। आज 3 नए मामले, 3 मरीजों की मौत हुई है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे स्वास्थ्य विभाग में। हड़कंप मच गया। तो लगातार मामले तो बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ, और ये हालात बहुत ज़्यादा विषम बने हुए हैं। 3 मरीजों ने जान गंवा दी है। आज आपको बताएं कि कई नए केसेस भी यहाँ से निकलकर सामने आए, लेकिन जिस तरीके से 3 मरीजों की मौत की खबर मिल रही है, इससे स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर हड़कंप मच गया। यमुनानगर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर हर दिन बहुत तेजी के साथ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। बहुत तेजी के साथ नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर
ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक, बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ। 3 लोगों ने जान गंवा दी। एक साथ 3 मौतों से प्रशासन में हड़कंप मच गया। यमुनानगर से ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार सावधानी बरती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच हालात बहुत ज़्यादा विषम बने हुए हैं, चिंताजनक बने हुए हैं और इसी वजह से आपसे ये अपील की जा रही है कि आप सावधानी बरतें, सुरक्षित रहे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। देवीदास शारदा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवीदास शारदा, यमुनानगर में कोरोना का कहर जो है वो बदस्तूर जारी है। कई नए मामले तो सामने आ ही रहे, तो वही अब मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। जी बिल्कुल, जो यमुनानगर था ये माना जाता था कि सबसे ज्यादा रिकवरी रेट यमुनानगर है, सबसे कम केस यमुनानगर से यहाँ तक भी डाटा मिल रहा है। इक्का दुक्का केस आते थे तो वो भी ठीक हो जाते थे, लेकिन इस समय जो आंकड़ा 200 के पार जा चुका। डेथ की बात करते हैं तो आज लगातार 3 डेथ आई हैं। इससे पहले कल जो टोटल जो डेथ है यमुनानगर में 9 हो गई हैं। उसमें एक डेड बॉडी जो कोरोना पॉजिटिव हुई थी वो लगा। जैसे ही इसकी सूचना मिले तो जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया, लोगों में भी एक घबराहट हुई कि एकदम 3 मौत हुई हैं। तो उपायुक्त मुकुल कुमार, SP यमुनानगर कमलदीप और SDM दर्शन बिश्नोई सुभाष, DSP, ये सभी लोगों ने एक टीम बना के जितने भी एरिया सभी जगह तूफानी दौरा किया जा रहा है। यहाँ का जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, मीना बाजार है और दुकानें, वहाँ पे भी देखे जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा नहीं हो रहा, लोग मास्क लगा रहे नहीं लगा रहे। तो जिला प्रशासन खुद मौके पर पहुंचकर दुकानों में भी जा रहा है, जहाँ भी उनको लगता है किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसका चालान काटे जा रहा है। इसको लेकर के जो काफी जो जिला प्रशासन हरकत में है। जी हाँ देवीदास, इन 3 मृतकों के मेडिकल हिस्ट्री को लेकर क्या अभी तक कोई बात स्पष्ट हुई है? जी बिल्कुल, ये जो तीनों लोग थे क्योंकि ऑलरेडी बीमार थे और जैसे इन्होंने मेडिकल चेकअप कराया तो कोरोना पॉजिटिव आए, तो ऑलरेडी ये लोग जो थे हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। तो आज इनकी जैसे तबीयत बिगड़ी है तो जो 3 आदमी इनकी मौत हुई है, साथ ही जो प्रशासन अलर्ट पर आया क्योंकि एकदम से 3 मौत होना एक बहुत बड़ी बात है। तो एक शहर के लिए जहाँ ये जाना जाता था, यहाँ का रिकवरी सबसे ज्यादा तेज है, तो उसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी जो सरगर्मी है वो बढ़ा दी है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया देवीदास शारदा आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। Achieve ambition, dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है
और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी-छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। शराब घोटाले में अधिकारियों की संलिप्तता पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जांच में जिसका भी नाम आएगा उस पर गिरेगी गाज। डिप्टी सीएम के बयान पर कहा, किसी के मानने या ना मानने से नहीं चलती व्यवस्था। बल्लभगढ़ में सीएम ने किया सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन। 6 करोड़ 70 लाख की लागत से हुई है तैयार। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की मांग पर नया गर्ल्स कॉलेज बनाने की भी घोषणा। अवैध रजिस्ट्री में 2 और अधिकारियों पर लड़की तलवार। डीटीपी विभाग की शिकायत के बाद गुरुग्राम के 2 तहसीलदारों के खिलाफ सेक्टर 10 थाने में मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन के दौरान हेरफेर का है आरोप। झांसी में मिले कोरोना के 27 नए मामले। सोनीपत में 24 घंटे में 52 नए केस। पंचकुला में आईटीबीपी के 19 जवान समेत 38 मरीजों की हुई पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको ये बताएं कि शराब घोटाले को लेकर अभय चौटाला ने निशाना साधा है। 1 करोड़ 10 लाख बोतल का रिकॉर्ड अब भी नहीं मिला, ये उन्होंने आरोप लगाया। फतेहाबाद के डीटीसी ने सिर्फ पकड़ी हुई शराब का रिकॉर्ड दिया है। एसईटी ने असली मुद्दे की जांच नहीं की, तो ये बड़ी बात अभय चौटाला इनेलो नेता के द्वारा कही गई है। तमाम तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए और ये कहा कि 1 करोड़ 10 लाख बोतल के मामलों की जांच हो। अभय चौटाला लगातार हमलावर और अब शराब घोटाले को लेकर लगातार वो आक्रामक नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाया, 1 करोड़ 10 लाख बोतल का रिकॉर्ड जब भी नहीं मिला। फतेहाबाद डीटीसी ने पकड़ी हुई शराब का रिकॉर्ड दिया। एसईटी ने असली मुद्दे की जांच नहीं की, तो ये भी आरोप इनेलो नेता ने लगाए हैं और ये कहा गया है कि दरअसल असली मुद्दे की रिपोर्ट जो है वो नहीं दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 महीने में 9 घोटाले हुए हैं। सीबीआई से जांच हो। एक्साइज अगर एसईटी को दस्तावेज नहीं देता तो गंभीर बात है। एसईटी की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई हो, ये मांग उनके द्वारा की गई है। पूरे प्रदेश में पहरा था, फिर भी शराब के ट्रक कैसे आए, ये उन्होंने सवाल उठा दिया है। एक्साइज की तरह विज का पुलिस विभाग भी नकारा है। तो देखिए, गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि पुलिस विभाग भी किसी काम का नहीं। अभय चौटाला यहाँ पर जोरदार हमला बोलते हुए और उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर हमला बोला है। इस मसले पर जोरदार तरीके से उन्होंने सरकार पर हमला बोला। तमाम तरह के गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एसईटी है वो सही मुद्दों पर जांच नहीं कर रही है। जांच की जो रिपोर्ट है वो नहीं दी गई है, ये अभय चौटाला ने यहाँ पर कहा है। तमाम तरह के गंभीर आरोप, क्योंकि लगातार वो कई मुद्दों पर आक्रामक नजर आए और अब शराब घोटाले के मसले पर उन्होंने एक बार फिर से हमला बोल दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको एक बार सुनना चाहिए। 9 महीने में जो नई बनी सरकार, उस सरकार में अब तक 9 महीने में 9 घोटाले हुए। मैंने उस वक्त एक डिमांड करी थी आपके माध्यम से, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें भी हमने चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि इन घोटालों की आप जांच सीबीआई से कराओ। अगर सीबीआई से जांच नहीं कराओगे, अगर कोई आप अपने अधिकारियों के जुम्मे ये लगाओगे कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दी जाए, तो कल फिर आपके सामने और बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आज फिर मैं आपके माध्यम से इस बात की डिमांड करता हूँ कि इन सब चीज़ों की जांच जो सीबीआई से होनी चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, जो शराब घोटाला हुआ था उसके लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया, उसका नाम एसईटी दिया गया और एसईटी के जुम्मे लगाया गया था कि आप इसकी सारी जानकारियां जुटा करके
किस व्यक्ति ने इतना बड़ा शराब घोटाला किया, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबका नाम सामने आए। एससीटी की रिपोर्ट आ रही, उस रिपोर्ट से ना तो होम मिनिस्टर जो है वो सहमत है पूर्ण रूप से, और ना ही एक्साइज मिनिस्टर है। रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गई। रिपोर्ट के काफ़ी सारे दस्तावेज आप लोगों को भी मिले, आपने उसको शाया भी किया। उस रिपोर्ट में 2 लोगों को दोषी मान करके 14 लोग नीचे के पुलिस डिपार्टमेंट के, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन था, जगह जगह पुलिस खड़ी थी, नाके थे पुलिस के, तो दारू के ट्रक आए कहाँ से? इसका मतलब ये जो सारी साजिश थी, इसमें कोई ड्राइवर कंडक्टर तक के लोग नहीं, इसमें तो एन ऊपर तक का मामला जुड़ा हुआ था। ऊपर तक के लोग ना होते तो फिर इस तरह की दारू की तस्करी नहीं हो सकती थी। गांव के अंदर तो ठीकरी पहरे थे। आप कहीं ये कहो कि विज साहब ये कह दे कि मैंने विजिलेंस को जांच सौंप दी, तो विज साहब दूध से नहीं धुल जाएंगे। विज साहब अपने फर्ज से पीछे नहीं हट जाएंगे। कहीं इतना कह करके अपनी जिम्मेवारी से ये कह दे भी मैंने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, वो भी गलत है। विज साहब को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट तेरा है वो उतना ही निकम्मा और नाकाम है जितना एक्साइज है। तुम दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर तस्करी को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। वहीं सोनीपत शराब घोटाले पर जांच को लेकर विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का काम सकारात्मक होना चाहिए, हर चीज का विरोध ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एससीटी ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंपी है, जिस पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को रिकमेंड कर दिया गया है। अभी तो कार्रवाई चल ही रही है। विपक्ष का काम होता है सकारात्मक विपक्ष करना, ना कि हर काम का विरोध करना। एससीटी ने इंक्वायरी करके अपनी जांच रिपोर्ट दी है और जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड किया है। और इसी पर विरोध करना, अभी तो कार्रवाई चल रही है। तो वहीं शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जांच में जिसका भी नाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी, ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई। डिप्टी सीएम द्वारा रिपोर्ट का खंडन करने पर कहा कि किसी के मानने या फिर ना मानने से व्यवस्था नहीं चलती, रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, ये भी आप सुनिए। कोई भी सरकार के अंदर जो काम होता है वो सिस्टम से होता है, इससे होता है। कहीं हमको शिकायतें जो मिली उनके ऊपर एक एससीटी बनाई गई। एससीटी का अपना टाइम पीरियड पूरा हुआ, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट क्योंकि होम डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्देश दिया जाता है, वो रिपोर्ट उन्होंने उसका जो सब्सटेंस जो भी सारांश है वो दिया है। अब उसकी रिकमेंडेशन जो होम डिपार्टमेंट की हैं वो हमारे पास आएंगी, बैठ करके उसमें से आगे क्या क्या करना है वो सारा विचार करके किया जाएगा। एक ही विषय कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया। किसी प्रकार का विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है। व्यवस्थाएं होती हैं, भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ तो उसी के अनुसार। और यहाँ पे वक्त हो गया एक और फिर से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। KR Mangaland University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success.
कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। KR Mangaland University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अवैध रजिस्ट्री के मामले में 2 और अधिकारी पर कार्रवाई हुई है, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाने में केस दर्ज किया गया। 2 नायब तहसीलदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देशराज कंबोज और जगदीश चंद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अवैध रजिस्ट्री का दरअसल ये जो आरोप है वो लगा है। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान अवैध रजिस्ट्री का आरोप और इसमें पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब एक बार फिर से 2 और अधिकारी पर यह कार्रवाई, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि और कितने मामले उजागर होंगे और कितने नाम उजागर होंगे, क्योंकि 2 नायब तहसीलदारों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, देशराज कंबोज और जगदीश चंद के खिलाफ। इधर आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर बयान दिया। पहले रजिस्ट्री में बहुत घोटाले हुआ करते थे, ये उन्होंने बड़ी बात कही। हमने रजिस्ट्री के लिए नया सिस्टम बनाया, रजिस्ट्री कराने में अब दिक्कत नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। कोई कमी होगी तो सिस्टम उसे स्वीकार नहीं करेगा, सभी कागज पूरे होने पर ही रजिस्ट्री होगी, ये बड़ी बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा कही गई है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब सीएम ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि पहले रजिस्ट्री में बहुत घोटाले हुआ करते थे, हमने रजिस्ट्री के लिए नया सिस्टम बनाया है। वहीं नई खेल नीति पर दीपेंद्र हुड्डा द्वारा भेदभाव के उठाए गए सवालों पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि इनके समय में चुनकर इनाम दिए जाते थे, लेकिन हमारी खेल नीति में ऐसा नहीं है। उस वक्त आधा बाटे रेवड़िया मूड कर अपने को देने वाला सिस्टम था। आज कोरोना की वजह से कोई खेल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। दीपेंद्र को खेल नीति में भेदभाव कहाँ नजर आ रहा है? हरियाणा की खेल नीति सारे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर खेल नीति है और सबसे ज़्यादा इनाम हम देते हैं। नौकरियों के लिए हमने प्रावधान किया है। पहले तो चुन के जिसको चाहते थे उसको दे देते थे और उनसे ज़्यादा काबिलियत रखने वाले खिलाड़ियों को छोड़ देते थे। पहले तो अंधा बांटे रेवड़ियाँ, मूड अपनों को दे। कांग्रेस की तो ये नीति थी, लेकिन हमने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नीति बना रखी है। और आगे देखिए फटाफट 100।